आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स में, आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसे अगर हम लोग सॉल्व कर पाते हैं तो हमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर को हम अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग अभी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है, ओम्स लॉ इज वैलिड, है ना। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, जब टेम्परेचर जो होगा कंडक्टर का वो क्या होगा, वेरी लो होगा, वेरी हाई होगा, वेरिंग होगा, बदलने वाला होगा, या फिर कांस्टेंट होगा। हिंदी में कहता है ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। तो ओम का नियम तब के लिए वैलिड है, वैध है, मान्य है, जब चालक का तापमान स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए तो अगला क्वेश्चन में कहता है द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। तो गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर वायर, फिलामेंट, लैंप, कार्बन रेसिस्टर, डायोड। और हिंदी में कहता है गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है तांबे का तार, फिलामेंट लैंप, कार्बन प्रतिरोध की डायोड। तो इनमें से एक चीज को याद रखना है, ये जो डायोड है यह अर्धचालक युक्ति है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, सेमीकंडक्टर है। तो यह गैर ओमिक प्रतिरोध है। तो इसका सही ऑप्शन होता है डी, डायोड। ये डायोड है ना, क्योंकि यह सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है डायोड, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉज, किरचॉफ का जो पहला और जो द्वितीय नियम है, आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, ये किसका परिणाम है। तो हमें मालूम है पहला जो नियम था किरचॉफ का वह इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है, विद्युत आवेश के संरक्षण पर आधारित है। और जो दूसरा नियम है वह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली। पहला वाला आवेश के संरक्षण पर और दूसरा ऊर्जा के संरक्षण पर, है ना। तो ऑप्शन बी सही होता, क्रमशः विद्युत आवेश पहला वाला और दूसरा नियम जो है किरचॉफ का वह ऊर्जा का संरक्षण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध ऑफ अ रड ऑफ कॉपर आर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज। तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे के छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध जो रो होता है उसका सूत्र होता है m बट्टा एन ई स्क्वायर टाउ। तो यह जो विशिष्ट प्रतिरोध है यह तार के लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल ये सबसे स्वतंत्र होता है, आकार आकृति से स्वतंत्र होता है, शेप कॉन्फ़िगरेशन से स्वतंत्र होता है। तो इसलिए यह वही होगा, विशिष्ट प्रतिरोध वही हो जाएगा, सेम होगा, चाहे पतला तार रहे चाहे मोटा तार रहे, सेम। ये सही आंसर होता है। अगले क्वेश्चन में चला जाए, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। अ वायर P, एक कोई तार है P इज हाफ द डायमीटर and half the length of a wire Q of similar material, the ratio of resistance of P to that Q is, ratio of resistance मालूम करना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक तार P है समान सामग्री यानी कि समान पदार्थ का बना हुआ है, और एक तार Q है कि व्यास का आधा है और लंबाई का भी आधा है। तो व्यास का आधा है, लंबाई का आधा है, कौन सा तार, P, किसका, Q का। तो P और Q का प्रतिरोध का अनुपात है। चलिए इसे समझते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन में कहता है ये ले लेते हैं कलर। चलिए क्वेश्चन में कहता है एक तार है P, है ना, ये तार P है और एक तार Q है, ये एक तार Q है। मान लिया तार का लंबाई, Q का लंबाई L है और इसका व्यास जो है, डायमीटर जो है वो D है। क्वेश्चन में कहता है कि, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ वायर P इज हाफ द डायमीटर, एक जो तार P है उसका व्यास आधा है और लंबाई भी आधा है Q का, और समान पदार्थ का बना हुआ है।
तो आधा है। अगर इसका L मान रहे हैं तो इसका लंबाई L/2 और डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा D/2, है ना। तो हम लोग को प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है P/Q, P का प्रतिरोध और Q का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का रेशियो मालूम करना है। करके देखते हैं हम लोग। देखिए, तो इसका जो रेसिस्टेंस लिखा जाएगा वो R इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, रो इंटू L/A, है ना। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। ये प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसके लिए R इक्वल्स टू लिखा जाए रो L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, है ना। लेकिन हम लोग को व्यास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। R इक्वल्स टू रो L बाई पाई, R की जगह कितना रख सकते हैं, D/2, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो R इक्वल्स टू रो L बाई पाई D²/4 लिख सकते हैं, है ना। ये इतना आ गया। चाहिए तो और बेहतर कर सकते हैं। ये कौन सा तार के लिए निकाल रहे हैं, Q के लिए, तो यहाँ Q लिख दिया मान लिया सुविधा के लिए। RQ बराबर 4 ऊपर चल गया 4 रो L बाई पाई D², सही है। इसको मान लिया समीकरण 1। यह तार Q का प्रतिरोध मिल गया। इसी प्रकार से तार P के लिए अगर लिखा जाए तो सूत्र क्या था, R बराबर रो इंटू L/A। और P के लिए रो, लंबाई कितना हो जाएगा L/2 और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R² होता है ना। तो R की जगह कितना रख देंगे इसके लिए, D/2। तो रो L/2 बाई पाई R के, देखिए त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है ना। तो अगर इसका व्यास D था तो D/2 कर दिया। इसका तो शुरू में D/2 है, तो D/2 का हाफ कितना हो जाएगा, D/4, है ना। जैसे D/2 था व्यास, D/2 था व्यास, और इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये ना हम लोग मान रहे हैं व्यास, व्यास का आधा तब ना त्रिज्या में आएगा, तो D/4 आ जाएगा, है ना। कर लेते हैं इसको। RP बराबर रो L/2, ये चल जाएगा 16 ऊपर बाई पाई D² 2 एडिजा, है ना। तो RP बराबर 8 रो L बाई पाई D² लिख सकते हैं इतना, 8 रो L बाई पाई D²। ये हो गया समीकरण 2। अभी ज्ञात करना है हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध P और Q का, तार का जो प्रतिरोध है उसका अनुपात। याद करके देखते हैं क्या होता है। तो RP बट्टा RQ कर देते हैं। तो RP का मान कितना, तो RP का मान इतना है 8 रो L बाई पाई D², और RQ का कितना है 4 रो L बाई पाई D²। देखिए ये दोनों कट गए, 4 2 8, तो RP बाई RQ कितना जा रहा है 2:1, 2:1। एक मिनट, इसके पीछे वाला था ना क्वेश्चन, 2:1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला 2:1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2:1, है ना। बना करके देखे हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं था, केवल हमने क्या किया, तो हमने ये सूत्र का उपयोग किया, रो इंटू L/A, और उसी से हमने हल कर दिया, जैसा भी हल किया है यहाँ पर देख सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेम द मटेरियल व्हिच गिव लेस रेसिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक ऐसे पदार्थ का नाम देना है जिसका प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ कम होता है ना। प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ कम होता है। तो सोना चालक है, चांदी चालक है, मरकरी यह भी चालक है, लेकिन सिलिकॉन जो है यह अर्धचालक है। तो अर्धचालक में क्या होता है, तापमान जब बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध कम होता है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, क्योंकि सिलिकॉन अर्धचालक है, तो तापमान अगर वृद्धि होगा तो प्रतिरोध इसका कम होता है, सिलिकॉन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहता है, A current of 2 ampere flows in a system of conductors as shown in figure. The PD मतलब potential difference, VA minus VB will be, तो VA minus VB क्या होगा उसे याद करना है। हिंदी में लिखा है
चालकों की एक प्रणाली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर देखिए 2 एम्पीयर की धारा दिखाया गया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। तो विभवांतर VA माइनस VB होगा। तो VA माइनस VB क्या होगा उसे ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ ये जो चित्र है हमारा, ये जो चित्र है इसको अगर ध्यान से देखिए आपको दिख रहा होगा। तो 2 एम्पीयर का धारा जा रहा है। अगर इनको तोड़ करके देखा जाए तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना, सीरीज में। देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में 2 ओम 3 ओम। तो इसे तोड़ करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। 2 और 3 कितना ओम आ जाएगा, 5 ओम। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया गया। और 3 ओम और 2 ओम, 3 और 2 ये भी तो श्रेणी क्रम में है, धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है ना, सीरीज में है। तो इनको भी जोड़ करके लिखा जा सकता है 5 ओम। तो इसको भी लिख दिया 5 ओम। यहां से कितना धारा आ रहा है, 2 एम्पीयर का। तो 2 एम्पीयर का धारा आ रहा है। प्रतिरोध का मान समान है तो कितना जगह बटेगा, 2 जगह बट जाएगा। तो 2 एम्पीयर था, कुल धारा, समान प्रतिरोध है तो समान रूप में बटेगा। तो इधर में जाएगा 1 एम्पीयर और इधर में भी आ जाएगा 1 एम्पीयर, है ना। तो 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर। चलिए बहुत अच्छा। मतलब यहां पर ध्यान से समझते हैं। देखिए मतलब यहां पर यह हुआ, एक बार चित्र को बनाते हैं, समझिए। ये एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध, ये है 2 ओम 3 ओम, 3 ओम 2 ओम। 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, यहाँ पर भी 2 एम्पीयर की धारा जा रही है। तो अभी हमने पता किया कि यहाँ कितनी की धारा जा रही है, 1 एम्पीयर की। हल करके देखा, समान प्रतिरोध आ रहा है, 2 और 3 5, यहाँ पर भी 5। 2 एम्पीयर 2 जगह बढ़ गया तो 1 एम्पीयर की जाएगी। यहाँ पर भी 1 एम्पीयर। बिंदु का नाम दिया हुआ है ए बी, ए इधर में बी, इधर में सी और इधर में डी। तो हमें ज्ञात करना है VA माइनस VB, ये ज्ञात करना है ना प्रश्न में। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए यहां पर देखें, यहां पर विभवांतर कितना का रहा है। देखिए धारा हमेशा किधर से किधर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। तो अगर हम VAD ज्ञात करें, इनके मध्य का विभवांतर क्या है, VAD। तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, अच्छा VAD को क्या लिख सकते हैं, अधिक में से कम को घटाना पड़ेगा, VD माइनस VA, है ना, VD माइनस VA। तो ओम का नियम से, ओम का लो, V बराबर IR, तो धारा है 1 इंटू 2, कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। इसका सिरा पर 2 वोल्ट होगा। और इसमें अगर चला जाए D और B में, अगर विभवांतर देखा जाए VBD में, तो अधिक में से कम को घटा दीजिए, VD माइनस VB। तो VD माइनस VB कितना होगा, फिर से 3 ओम का प्रतिरोध और 1 एम्पीयर की धारा, तो यह हो जाएगा 3 वोल्ट। IR धारा गुना प्रतिरोध 3 वोल्ट। तो अगर देखिए दोनों को अगर हम घटा दें, हमें क्या चाहिए, VA माइनस VB चाहिए, VA माइनस VB चाहिए ना। तो अगर दोनों को घटा दीजिए, चलिए इस चित्र को मिटा देते हैं। देखिए हल करके देखते हैं। तो इसको माइनस इतना कर देते हैं, है ना। तो VD माइनस VA, और 1 मिनट ब्रैकेट रख लेते हैं, VD माइनस VB बराबर, है ना, बराबर करके देखते हैं। तो इसका मान कितना है, ये पूरा पद का मान, इसका मान तो था 2 वोल्ट और इसका मान कितना है, 3 वोल्ट। अब देखते हैं घटा करके, चलिए इसे भी मिटा देते हैं, इसका मान तो निकाला हुआ है, ये है 3 वोल्ट। VD माइनस VA माइनस VD प्लस VB बराबर -1 वोल्ट। देखिए प्लस VD माइनस VD कट गया, तो VB माइनस VA बराबर -1 वोल्ट, है ना। तो हमें क्या चीज का मान चाहिए, VA माइनस VB चाहिए। क्वेश्चन लिखा है VA माइनस VB, तो माइनस ले लीजिए, माइनस अगर ले लिया जाए तो VB माइनस VA बराबर माइनस, फिर से -1 वोल्ट। अब इसे गुना कर दीजिए,
तो प्लस वाला को आगे लिखेंगे VA माइनस VB, है ना, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए 1 वोल्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज more accurate than other methods of measuring resistances। प्रतिरोधों को मापने के लिए अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है, अधिक बेहतर क्यों है? तो कह रहा है इट इज ए नल मेथड, क्योंकि ये नल मेथड में है। इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, इट हैज 4 रेसिस्टेंसेज, इट डज नॉट इन्वॉल्व ओम्स लॉ। यह एक शून्य विधि है, शून्य विक्षेप पर आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा होगा आपने, जिसमें व्हीटस्टोन सेतु तब संतुलित कहलाती थी, तब बैलेंस कहलाती है जब धारामापी या गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, विक्षेप नहीं दर्शाता है। तो यह किरचॉफ के नियम पर, कानूनों पर आधारित है, नियमों पर आधारित है, इसलिए कह रहा है। इसके 4 प्रतिरोध है इसलिए, या फिर इसमें ओम का नियम शामिल नहीं है इसलिए। तो इसका सही ऑप्शन ये है, यह एक शून्य विधि है या नल मेथड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड है, इसलिए ज्यादा बेहतर है प्रतिरोध को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, ओम के नियम का पालन किया जाता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, बोथ ए एंड बी, चालक, अर्धचालक, कुचालक या दोनों में से सब में। तो याद रखना ओम का नियम का पालन केवल चालक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चालक के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन कहता है बहाव वेग मतलब अपवाह वेग, VD संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वैरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ किस तरीके से संबंध है इसका? तो हमने पढ़ा है एक संबंध VD बराबर E टाउ बट्टा M, पढ़ा है। तो क्या सूत्र था? VD बराबर E टाउ बट्टा M। तो यहां से देखिए VD E के साथ क्या है? समानुपाती है ना। तो ये सूत्र को याद रखिएगा, सूत्र से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो VD किससे समानुपाती है? E के। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का संधि नियम यानी कि पहला जो नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ्स जंक्शन रूल यानी कि पहला जो नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? तो पहला वाला याद रखना है, चार्ज पर, आवेश पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का लूप रूल मतलब दूसरा नियम, लूप रूल मतलब दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो दूसरा है ऊर्जा के संरक्षण पर, एनर्जी के कंजर्वेशन पर, है ना। अगला क्वेश्चन, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, द रेसिस्टिविटी मतलब रो, निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो हमने पढ़ा है रो बराबर M बट्टा NE स्क्वायर टाउ, है ना। तो किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। देखिए लंबाई का कोई पद नहीं है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करती है, या निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर, किस पदार्थ का बना है। जैसे लोहा है तो उसके लिए अलग होगा, अल्युमिनियम है उसके लिए अलग होगा, और तापमान के साथ, क्योंकि ये विश्रांति काल है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, तापमान पर करती है, क्योंकि तापमान यदि वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है तो विश्रांति काल कम होता है ना, तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? तापमान पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इफ n cells, n है ना, n cells है, each of EMF E and internal resistance R small r are connected in parallel, और सब आपस में पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। यदि n सेल प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए समांतर क्रम में कैसे? इस प्रकार से सबका धन टर्मिनल एक साथ, ऋण टर्मिनल एक साथ, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना। और सबका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R, E है, R है, E है, R है, और ऐसा कितना सेल जुड़ा हुआ है? N सेल जुड़ा हुआ है। तो कुल विद्युत वाहक बल यानी कि समतुल्य विद्युत वाहक बल और समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा इक्विवेलेंट, या फिर टोटल EMF और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? तो हमें मालूम है पैरेलल में अगर आइडेंटिकल सेल्स है, समरूप सेल है, तो उनका विद्युत वाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही होगा E, यानी कि एक सेल के समान
हाँ, लेकिन प्रतिरोध जो है वो तो पार्श्वक्रम में जुड़ा हुआ है। तो प्रतिरोध पार्श्वक्रम में कैसे जुड़ता है? 1 बाई करके, तो 1 बाई आर, 1 बाई आर, 1 बाई आर करते करते कब तक? n पदों तक, n टर्म्स तक जाएगा। n ना सेल बोला है, तो n तक जोड़ते जा रहे हैं। तो अगर 2 रहता तो 1 बाई आर, 1 बाई आर, 2 बाई आर, 3 रहता तो 3 बाई आर, 4 रहता 4 बाई आर, n तक है तो n बाई आर, तो 1 बाई आरपी। आरपी को प्लॉट दीजिए, है ना, क्योंकि आरपी का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा आर बाई एन। कितना हो जाएगा? आर बाई एन। तो इसका समतुल्य जो आंतरिक प्रतिरोध होता है या फिर टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो होता है आर बाई एन, और इक्विवेलेंट ईएमएफ या कुल विद्युत वाहक बल जो होता है वो हो जाता है ई और आर बाई एन। कौन सा ऑप्शन सही है? ई और आर बाई एन, ये पहला वाला, ये पहला वाला, सॉरी पहला वाला ई और आर बाई एन, हाँ यही वाला पहला वाला, ठीक है, क्योंकि पार्श्वक्रम में पैरेलल में ईएमएफ में कोई चेंज नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मिश्र धातु मैंगनीज की प्रतिरोधकता है, तो याद कीजिए मीटर सेतु और विभवमापी पोटेंशियोमीटर, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल फॉर्म जो रहता है मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर विभवमापी में जो तार का उपयोग किया जा रहा था वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ था। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन जो मिश्र धातु का जो तार बना रहता है उसका प्रतिरोधकता तापमान में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, यानी कि लगभग स्वतंत्र रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, तापमान के साथ ये लगभग स्वतंत्र रहता है, नहीं बदलता है। रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय, अलॉय मतलब मिश्र धातु मैग्नीन का जो है वो नियरली इंडिपेंडेंट होता है किसके साथ? टेम्परेचर, तापमान के साथ। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर पार्श्वक्रम में या समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो हमेशा कम होता है, घटता है, और श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में प्रतिरोध क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो समांतर क्रम में क्या हो जाता है? कम हो जाती है। ये ऑप्शन सही होता है, डिक्रीजेस, कम होती है ना। पार्श्वक्रम में एक बट्टा करके जुड़ता है तो कम होते जाता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी और गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, उनको अदला बदली कर दिया जाता है। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी, तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा धारामापी में? देखिए क्या कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में, जिसको धारामापी कहते थे, जी से दर्शाते थे, को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। तो गैल्वेनोमीटर में कैसा विक्षेपण होगा उसको ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं, पहले व्हीटस्टोन सेतु को बनाते हैं, देखिए क्या कहता है। व्हीटस्टोन सेतु जिसमें 4 प्रतिरोध रहता था, ये हो गया मान लिया बैटरी, यहाँ पर रहता था धारामापी जी, इसको मान लिया ए बी सी डी, यहाँ रहता था पी क्यू और यह रहता था आर एस, पी क्यू आर एस। तो हमें मालूम है व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज तब संतुलित कहलाता था जब यह धारामापी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है या गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, मतलब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और उस स्थिति में, उस कंडीशन में, संतुलन की स्थिति में पी बाई क्यू बराबर हो जाता था आर बाई एस। क्या होता था? पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, है ना। अब बोल रहा है, प्रश्न में कहता है कि अगर बैटरी की जगह धारामापी लगा दी जाए, बैटरी की जगह धारामापी और धारामापी की जगह अगर बैटरी लगा दी जाए तो क्या संतुलन की स्थिति बदल जाएगा? ये क्या बदल जाएगा? चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो बैटरी है वो कौन सा बिंदु के मध्य लगा है। तो बैटरी जो लगा है वो बिंदु ए और बिंदु सी के मध्य लगा है, और धारामापी किसके मध्य लगा है? बी और डी के मध्य लगा है। बी और डी के मध्य धारामापी या गैल्वेनोमीटर लगा है। चेक करते हैं हम लोग। चलिए बनाते हैं फिर से।
चलिए ये हो गया बैटरी। अब देखिए नाम देते हैं हम लोग। तो बी और डी के बीच में धर्मापी था, अभी बी और डी के बीच में बैटरी जोड़ दी, तो इसको बी मान लिया, इसको डी मान लिया। देखिए बी और डी के बीच में बैटरी चेंज कर दिया, और ए और सी के बीच में क्या था, बैटरी था। तो अब ए और सी के बीच में हम लोग क्या जोड़ देंगे, धर्मापी। चेंज कर दिया ना, देखिए समझिए। बी और डी के बीच में क्या था, धर्मापी। अभी देखिए बी और डी के बीच में क्या जोड़ दी, बैटरी को जोड़ दी, बी और डी के बीच में, है ना, बैटरी। और ए और सी के बीच में क्या था, पहले बैटरी था। अभी देखिए ए और सी के बीच में क्या जोड़ दिया, धर्मापी को जोड़ दिया। अब यहां पर अगर देखिए ए और बी के बीच में क्या था, प्रतिरोध में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल बैटरी और धर्मापी को बदलना था, स्थिति को बदल देना था, आपस में अदला बदली करना था। अगर ए और बी के बीच में क्या है, पी, प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं, तो यहां पर पी ले लिया। बी और सी के बीच में क्यू है, बी और सी, ये देखिए सी है, तो यहां पर क्यू डाल दिया। सी और डी के बीच में एस है, सी और डी के बीच में एस, और ए और डी के बीच में आर है, तो ए और डी के बीच में आर ले लिया गया। अब संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जैसे P बाई क्यू बराबर R बाई एस, अब करके देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है, P बाई आर बराबर Q बाई एस होना चाहिए, Q बट्टा एस। अब करके देखिए तो P, ये Q तो इधर आ जाएगा बट्टा Q, और R को उधर भेज दीजिए, R बट्टा एस, देखिए वही आ जा रहा है, फिर आ रहा है। तो हम लोग यहां से क्या सीखे कि अगर व्हीटस्टोन सेतु में, व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और धर्मापी या गैल्वेनोमीटर को अगर आपस में अदला बदली कर दिया जाता है तो पर भी संतुलन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्नों को देखा और एक तरह से बेसिक आइडिया आया कि विद्युत धारा में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, तो आप हम लोग के साथ जुड़े रहिएगा।